इसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर बदला, कलर येलो, ग्रीन, ब्लू। तो उन्होंने देखा ग्राफ, जो जनरल ग्राफ यही का यही बना। ले, लेकिन दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो उन्होंने देखा दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेकिन सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए दो ग्राफ जब ड्रॉ करे गए तो पता लगा कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी थी ν1 लेस देन ν2, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आया और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव आया। मतलब यहाँ अगर येलो लाइट इंसिडेंट करी तो कम निगेटिव वोल्टेज पर ही करंट रुक गई, और अगर यहाँ ब्लू लाइट इंसिडेंट करी तो ज्यादा निगेटिव वोल्टेज पर करंट रुकी। आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन किया कि येलो कलर के फोटोन की एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है येलो कलर की। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो इस फ्रीक्वेंसी में से, इस एच न्यू में से डब्ल्यू नॉट घटा के काइनेटिक एनर्जी कम आती है। कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कम नेगेटिव पोटेंशियल ही काफी होता है। और जब न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एच न्यू में से डब्ल्यू नॉट घटाने के बाद लार्जर काइनेटिक एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उस लार्जर काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये वही वही ग्राफ था। ये कौन सा ग्राफ है? पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर और यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए उन्होंने ग्राफ बनाया, सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए जब ग्राफ बनाया तो देखा कि स्ट्रेट लाइन आती है। मतलब अलग अलग इंटेंसिटी ली, एक ही कलर लिया, एक ही फ्रीक्वेंसी ली, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग ली। तो ये इंटेंसिटी और ये वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी इंसिडेंट करेंगे उतनी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट करेंगे सैचुरेट करंट उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन सी वाली है? सैचुरेटेड। जो यहाँ अलग अलग आ रहे थे, अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में हम ले, सॉरी, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ले तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो सीधे सीधे इसका भी एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने ऐसे ही किया कि जब जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो सैचुरेट करंट इंक्रीज हो जाती है। फिर एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया इस स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ था, ये ग्राफ आया। यहां लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये ली फ्रीक्वेंसी। मतलब पहले यहाँ रेड लाइट इंसिडेंट करी, फिर येलो लाइट, फिर ऑरेंज, फिर और येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट। और यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी, यहाँ समझ लो यहाँ से चल रहे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर ये रेड, फिर ये येलो, ऑरेंज, येलो, फिर यहाँ ग्रीन, फिर यहाँ ब्लू, फिर यहाँ वायलेट। इस तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली आ रही है। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर देखा उन्होंने कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो रहता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो का मतलब यहाँ निगेटिव पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं करती, करंट ही फ्लो नहीं करती है। आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन ये करा, आइंस्टीन ने ये एक्सप्लेन करा कि जब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम करते चले जाओगे इस इक्वेशन में, तो डब्ल्यू नॉट तो फिक्स है हर मेटल के लिए। एक गिवन सरफेस है, सपोज जिंक ले रखा है, जिंक के लिए डब्ल्यू नॉट फिक्स है। तो आपने न्यू कम करते चले गए, एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा कि एच न्यू होते होते उसमें से डब्ल्यू नॉट घटकर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो रह जाएगी। फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू कितना बन गया? एच न्यू नॉट। और फिर वापस उसी फ्रीक्वेंसी उसमें रख दो तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर ये आपकी न्यू लेस देन न्यू नॉट है, अगर इंसिडेंट फोटोन की, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब यह है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ इंसिडेंट करी
तो कितनी भी तगड़ी लाइट इंसिडेंट कराते रहो, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ होगा ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगी। ये तो मेटल 1 के लिए उन्होंने लिया। सपोज जिंक के लिए लिया, जिंक को उन्होंने जिंक की प्लेट को रिप्लेस कर दिया निकल की प्लेट से, तो ग्राफ एक और ग्राफ बन गया, लेकिन वो पहले वाले ग्राफ के बिल्कुल पैरेलल लाइन आ गया। तो ये मेटल 2 के लिए हुआ। उन्होंने कहा कि हर मेटल के लिए, हर मेटल के लिए एक ना एक फ्रीक्वेंसी ऐसी जरूर होती है जिस फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पर अगर इंसिडेंट करेगी लाइट रेडिएशन, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं बिल्कुल। जिंक के लिए ये एक छोटी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन निकल के लिए फ्रीक्वेंसी है और भी ज्यादा बड़ी है। यानी जिंक की प्लेट अगर येलो लाइट से, येलो लाइट इंसिडेंट करने पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दे रही है, तो निकल की प्लेट, निकल प्लेट लगा देने पर येलो लाइट से भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। इसके लिए वायलेट या अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, किसके लिए? निकल की प्लेट के लिए। लेकिन दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल थे। और इस ग्राफ को जब उन्होंने एक्स्ट्रा प्लॉट किया यहाँ, तो ये आपका जो था ये वर्क फंक्शन निकल कर आया, किसके लिए वर्क फंक्शन निकल कर आया, किसके लिए? जो भी जिस मेटल के लिए सर ये ग्राफ बना रहे थे, सॉरी वर्क फंक्शन नहीं है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ईवी नॉट, ईवी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उन्होंने कहा ये एमीटर है, एमीटर से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी लेकर, एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी लेकर एमिट हुआ। और ये क्या है? ये आपका सामने कलेक्टर है, ये कलेक्टर और ये एमीटर। और कलेक्टर को आपने दे दिया कैसा पोटेंशियल? एमीटर को जीरो पोटेंशियल पर रखते हुए कलेक्टर को आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई वी नॉट। तो फिर अब जो फॉर्मूला बन रहा था पीछे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, उसमें फॉर्मूला बन जाता है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा बड़ा वी नॉट रखना पड़ेगा, क्योंकि एच न्यू नॉट एच कांस्टेंट है। मैं इसको यहाँ ले लूँ तो एच न्यू बाय ई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? माइनस एच न्यू नॉट बाय ई हो जाएगा। फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए गिवन मेटल एच न्यू नॉट एंड ई आर कांस्टेंट, तो फिर वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस सी। इस इक्वेशन को कंपेयर करा, किससे कंपेयर करा? y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ देखिए ये m जो है, ये m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, क्या? स्लोप m इज इक्वल टू है h बाई ई, h बाई ई। क्योंकि यहाँ मेटल नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर हर एक मेटल के लिए सारी की सारी लाइंस कैसी एक दूसरे के पैरेलल थी। इस लाइन का स्लोप अगर आप फाइंड कर लेंगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के बाद आपको मिलेगा क्या? h अपॉन ई, ई की वैल्यू रखकर h कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है? स्लोप कैसे कैलकुलेट करने के लिए ये आप एंगल ले लीजिए। तो स्लोप कितना बनेगा आपका? टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ई, यहां से h इज इक्वल टू हो जाएगा ई टेन थीटा। इस तरह से प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई। किससे कैलकुलेट कर ली गई? इस फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले ग्राफ से। और सारे ग्राफ हर मेटल के लिए एक दूसरे के पैरेलल क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इक्वेशन में, यहाँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू है h अपॉन वी। एक्स की जगह तो फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपने क्या ले रखी है? ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। तो एक्स एक्सिस पर आपने क्या ले रखा है? फ्रीक्वेंसी ले रखी है यहाँ ऑलरेडी। इसलिए इस इक्वेशन में एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स की जगह फ्रीक्वेंसी आ गई, और m की जगह आया h अपॉन ई। m क्या चीज है? स्लोप, स्लोप h अपॉन ई। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? टेन थीटा से। तो यहाँ इस
ग्राफ से एच भी निकल कर आ गया प्लैंक कांस्टेंट, और क्योंकि स्लोप में दोनों ही चीजें कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, इसलिए स्लोप सारे ही सरफेसेस के लिए स्लोप बिल्कुल सेम बना रहता है। कितनी भी सरफेस के लिए आप बना लीजिए, सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। बस फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर ये अलग अलग इंटरसेप्ट करेंगी, यानी कि किसी मेटल के लिए कम फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है।